हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10 हिंदी बाल गोविंद भगत की समरी। ठीक है, तो जल्दी से देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बोर्ड्स एग्ज़ाम 26-27 के लिए सेशन के लिए। ठीक है, क्षितिज का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो इसमें क्या बताया गया है कि लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं। जो लेखक है, जो इसको लिख रहा है, वो लेखक क्या बताता है बाल गोविंद भगत के बारे में। बताते हैं कि वे बहुत लंबे थे, कि उनकी हाइट क्या थी, बहुत ही लंबी थी। ना ही बहुत छोटे थे, बल्कि उनका कद मध्यम था। वो ना तो ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा छोटे थे, मीन्स क्या थे, मीडियम हाइट के थे। बाल गोविंद भगत का रंग भी गोरा था। उनका रंग क्या था, गोरा था। वो बहुत ही गोरे थे। बाल गोविंद भगत जी को देखने से प्रतीत होता था कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की होगी। जब उनको कोई देखता था वो मतलब कि बूढ़े थे। उनकी उम्र 60 वर्ष, ठीक है, कि 60 वर्ष से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक गए थे। पक गए के मतलब क्या है, यहाँ पर उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, वाइट हो गए थे, अर्थात उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। ठीक है, क्या गए थे, पक गए का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर कि उनके सारे बाल क्या हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, वाइट हो गए थे। क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बाल क्या हो जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा तो नहीं रखते थे, परंतु हमेशा ही उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता था। कि जो बाल गोविंद भगत हैं, उनकी कोई लंबी दाढ़ी नहीं थी, ना कोई ऐसा मतलब बालों का जूड़ा, मीन्स ना कोई वो पग बांधते थे। ठीक है, जो कि जैसे कि सिख लोग पग बांधते हैं, यहाँ पर वो ऐसे बोला गया है कि ना वो कोई ऐसा जूड़ा रखते थे, लेकिन उनका जो चेहरा है वो उनके सफ़ेद बालों से, मीन जो उनके वाइट बाल थे, उनसे जगमगा किया करता था। वे ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि बिल्कुल कम पहनते थे। जैसे कोई भी मौसम क्यों ना हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। वे हमेशा ही कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथिया के जैसी कनफटी टोपी पहना करते थे। वो क्या पहनते थे, एक कमर पर लंगोटी बांध ली और एक सिर पर, जैसे कबीर पंथ होते हैं वो एक टोपी रखते हैं, वैसी टोपी पहन लेते थे। केवल जब ठंड का मौसम आता था या ठंड बढ़ जाती थी तो एक छोटा सा कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे, कि वो कपड़े नहीं पहनते थे ज़्यादा। जब भी ठंड होती थी तो वो एक कंबल लेके क्या कर लेते थे, कंबल लेके ऊपर से ओढ़ लेते थे। वे मस्तक पर हमेशा राम नंदी चंदन लगाया करते थे, जो चमकदार होता था और उसको लगाने का तरीका भी अनोखा होता था। वे अपने माथे पर क्या लगाते थे, एक चंदन लगाते थे, मीन्स एक तिलक लगाते थे जो बिल्कुल चमकता था। ठीक है, और उसका लगाने का तरीका भी उनका अलग ही था। ठीक है, वे उस चंदन के टीके को नाक से एक छोर से ही शुरू करते थे, और जैसे औरतें अपना टीके को लगाती हैं, वे हमेशा ही अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक बेंडली से माला बांध रहते थे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो क्या करते थे, वो एक टीका, नाक से टीका लगाते थे और ऊपर तक लेकर जाते थे उस टीके को, और गले में क्या, वो गले में एक तुलसी की माला डालते थे, जो देखने में क्या, लोग बोल रहे हैं कि जो लेखक बोल रहा है कि जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बाल गोविंद भगत कोई विरक्त व्यक्ति थे, जिसे सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो। मीन्स क्या थे, वो एक तरह से भौतिक एक विरक्त व्यक्ति, जिन्होंने क्या मतलब, जैसे कि संत होते हैं सब कुछ त्याग देते हैं, वो उस तरह के व्यक्ति थे कि जिन्होंने जो भी संसार के सुख है उनको त्याग दिया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वे तो पति पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो उनके पास कोई भी नहीं हो, कि उन्होंने भौतिक सुख त्याग दिया, लेकिन उनकी तो पत्नी भी थी, उनके बाल बच्चे भी थे। ठीक है, उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं है, परंतु उनके बेटे और बेटे की पत्नी को तो लेखक ने देखा था। लेखक क्या बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी, बाल गोविंद भगत की पत्नी तो उनको याद नहीं है, लेकिन जो उनका बेटा है और उसकी बेटे की पत्नी है, उसको तो लेखक ने देखा हुआ था। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, वो खेती बाड़ी तो उनके पास खेत भी थे, और उनका एक अच्छा साफ सुथरा क्या था, उनका एक साफ सुथरा घर भी था, मकान भी था। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे और उन्हीं के दिए या बताए हुए आदेशों पर चलते थे। जो कबीर था, कबीर के क्या करते थे, कबीर के भक्त थे वो, उनको एक अपना टीचर, एक अपना गुरु मानते थे, और जो भी वो बोलते थे उन्हीं के ही
आदेशों पर चलते थे और उन्हीं के ही गीत मीन्स उन्हीं के ही जो गाने हैं वो गाते रहते थे, गीत गाते रहते थे। और वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार छल कपट से रहित था। वो किसी के साथ छल कपट, किसी के साथ कुछ भी नहीं करते थे और उनको झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। वो बाल गोविंद भगत किसी से भी दो टूक बात करने में कोई झिझक नहीं करते थे, अर्थात उन्हें जो कहना था वे झट से कह देते थे। उनको अगर किसी को कुछ भी कहना हो तो वो उसको झट से कह देते, बोलते हुए हिचकते नहीं थे, ठीक है कि नहीं मुझे ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो उनको कहना है वो सीधा झट से कह देते थे। बाल गोविंद भगत किसी से बिना बात के कोई झगड़ा नहीं करते थे। वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। वे किसी को कोई भी चीज़ बिना पूछे अयोग में नहीं लाते थे। अगर किसी की चीज़ है तो उससे बिना पूछे उसको वो नहीं यूज़ करते थे। छूना तो बहुत दूर की बात है और उसको वो छूते भी नहीं थे। वे इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से अपने व्यवहार में लाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि कोई कैसे इतना नियम का पालन कर सकता है। वो इतने नियमों का पालन करते थे, लोग उनके बारे में बोलते थे कि ये कैसे इतने कड़े नियमों का पालन कर देते हैं। जो कुछ भी वे मेहनत करके खेती बाड़ी करके खेत में अनाज पैदा करते थे, पहले उसे सिर पर लाद कर साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाते और उन्हीं से घर पर परिवार का गुजारा चलाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो उनके खेत थे वहाँ पर जो भी अनाज उगता पहले उसको कहाँ पर लेके जाते थे, कबीर, ठीक है, जो उन्होंने बोला है कि यानी वो कबीर के दरबार पर लेके जाते थे और बदले में उनको चाहे सारा का सारा मिले चाहे बिल्कुल थोड़ा मिले और जितना भी वहाँ से मिलता था आशीर्वाद के रूप में, और उसको ही वो अपने घर पर लाते थे और उससे ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत का जिस तरह का व्यवहार था उस सबके ऊपर लेखक मोहित हो गए कि क्या करते हैं कि उनको बहुत ही अट्रैक्ट किया लेखक ने। बाल गोविंद भगत का जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर है, लेखक को बहुत ही मोहित कर दिया उसने। उनके जो मधुर गान हैं, मधुर गीत हैं, वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे। वो हमेशा ही उनको अपने मन में वो हल्की हल्की आवाज़ में गुनगुनाते रहते थे। वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे, जो कि लेखक क्या है उनके मुंह से वो हमेशा सुनते रहते थे। जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद गुनगुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठे हों। कि जब भी वो उन पदों को गुनगुनाते थे उनसे ऐसा लगता था कि इतने मधुर गीत लगते थे उनके मुंह से निकलते हुए कि जैसे क्या हो, ये पद मानो सजीव हो उठे हों, मीन्स अपने आप ही क्या है, अपने आप ही उठ उठ कर आ रहे हों। आषाढ़ मास में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं तब सबके कानों में एक स्वर तरंग की झनझन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कि जब सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तब एक स्वर की तरंग उनको क्या सुनाई देती है। यह ध्वनि क्या है, यह कौन है जो इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। वे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके बारे में सभी को पता है कि बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वे अपने खेत में धान के पौधों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम कर रहे हैं। कि किसी को पूछने की ऐसी कुछ भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सभी को पता था कि जो बाल गोविंद भगत है वो क्या कर रहे थे। पूरा शरीर उनका कीचड़ में लिपटा हुआ था और वो खेत में जो पौधे हैं उनको एक दूसरे स्थान पर क्या कर रहे थे, उनको खेत में अपने लगा रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को एक सीध में खेत में बिठा रही थी। वो बिल्कुल लाइन में क्या कर रहे थे, उनको एक एक पौधे को लगा रहे थे और उनका गला संगीत के एक एक शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा था। कि लोगों को पता था कि जो ये ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो किसी और की नहीं, किसकी है, बाल गोविंद भगत की है। और वो इतने मधुर से गाते थे कि अगर कोई स्वर ऊंचा लेके जाते थे और कोई स्वर नीचा लेके जाते थे, ठीक है, अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर क्या कर रहे थे, गूंज रहे थे। बच्चे खेलते हुए जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनते थे वे झूम उठते थे। खेतों के किनारे पर खड़ी औरतों के होठ भी क्या करते थे, कांप उठते थे। अर्थात वे भी बाल गोविंद भगत के स्वरों के साथ गुनगुनाने लगती थी। जैसे वो गा रहे हैं वैसे ही उसके साथ लोग भी क्या करते थे, वो भी झूम उठते थे और उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। हल चलाने वाली व्यक्ति के पैरों में उन स्वरों के ताल से उठने लगते हैं। धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। मीन्स ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि जैसे उनके
वो थके हुए इंसान होते थे, लेकिन जब भी बाल गोविंद भगत की जो गीत हैं उनकी ध्वनि उनके कानों में पड़ती थी, और वो क्या करते थे, वो अपने हाथ इस तरह से चलाते थे कि उनको तो अभी कुछ भी थकान नहीं है, कि वो तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं। यह सब दृश्य देख कर ही एक प्रश्न मन में उठता है कि जो बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या कोई जादू। सब पूछते हैं कि बाल गोविंद भगत ये गीत गा रहे हैं या फिर कोई हम सब पर जादू कर रहे हैं। लेखक भादो महीनों की उस अंधेरी रात का वर्णन करते हैं जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और चांद की चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसी रात लेखक बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही वर्षा की मोटी मोटी बूंदों ने बरसना बंद कर दिया। ठीक है, कि रात हो रखी थी और कुछ भी अंधेरा, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, और कुछ ही समय पहले, थोड़ी देर पहले ही जो बारिश है वो बंद हुई थी। जब उस समय जब वर्षा की मोटी मोटी बूंदों के साथ ही बादलों की बहुत गंभीर आवाज़ और बिजली की चमचमाहट में किसी ने कुछ नहीं सुना हो, परंतु अब झिंगीरों की झनझन की ध्वनि या मेंढकों के टर बाल गोविंद भगत के संगीत और अपने शोर से नहीं डुबो सकती। कि पहले तो ठीक है, बारिश की आवाज़ में किसी और ने किसी बाल गोविंद भगत का गाना नहीं सुना, उनकी ध्वनि नहीं सुनी, और उस टाइम तो झिंगूरे झनझन कर रहे थे, मेंढक भी टर कर रहे थे। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है कि अब बाल गोविंद भगत है, उसका संगीत में, शोर में कोई नहीं उसको डुबो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि उस आधी रात में जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था, तब भी बाल गोविंद भगत, तो लेखक ये बोल रहे हैं कि बेशक आधी रात थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं, उनके संगीत हैं, वो हमेशा वो गाते रहते थे। बादलों की गंभीर आवाज़ में, बिजली की चमचमाहट से भले ही उनके शरीर को कोई ना कोई सुन पाया हो, लेकिन तो झिंगूरों और या फिर मेंढकों की ध्वनि उनके संगीत को क्या है, उनको दबा नहीं सकती। जैसे ही कार्तिक का महीना आता, वैसे ही बाल गोविंद भगत कार्तिक के महीने में सुबह के समय क्या गाते थे, सुबह के समय गीत गाते थे, वो उनके शुरू हो जाते, और वे गीत कब तक चलते, फागुन महीने तक चला करते थे। इन महीनों में वे सुबह होते ही उठ जाते थे, किसी को भी यह पता नहीं चल पाता था कि वे किस वक्त जग जाया करते हैं। और बाल गोविंद भगत क्या करते थे, हर सुबह नहाने के लिए 2 मील दूर नदी में जाया करते थे। वहां से फिर नहा धोकर जब वे घर लौटते, तो घर जाने से पहले ही गांव के बाहर ही एक तालाब था, वे उसके ऊंचे हिस्से पर अपनी खचड़ी लेकर बैठ जाया करते थे और अपने गाने गुनगुनाने लगते थे। खचड़ी मीन्स वो उसमें कुछ बजाते और उसके साथ साथ अपने गाने गाने लगते थे। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे शुरू से ही देर तक सोने वाले रहे हैं। लेखक बताते हैं कि लेकिन वो दूर से ही क्या है, वो बहुत सोते थे, लेकिन पर एक दिन जब लेखक ने माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सुबह में भी, कि जब डांट किटकिटाने मतलब कि जब पूरी कड़ी सर्दी होती है, उनका गीत उस टाइम सुना, तो लेखक को ऐसा लगा जैसे वह संगीत लेखक को उस तालाब पर ले गया हो। उस समय आसमान में तारे पूरी तरह से ओझिल नहीं हुए थे, कि पूरी तरह से आए नहीं थे, किंतु हाँ, पूरब में हल्की लालिमा आ गई थी, और उस लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जो खेत हैं, बगीचे हैं, घर हैं, सब पर कोहरा छा रहा था। मीन्स सब पर कोहरा, मीन्स सर्दी में क्या होती है, धुंध होती है, ठीक है, तो वो कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण, सारा एनवायरनमेंट अजीब रहस्य से ढका हुआ था। मालूम पड़ता था कि वे अपने गाने को गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुर में आ जाते हैं, जो उनके उत्तेजित हो उठे थे, उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे वे गाना गाते हुए कभी भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उनका छोटा सा कंबल तो एक बार सिर से नीचे खिसकता जाता था। जब वो गाता गाते थे, जो वो सर्दियों में क्या करते, सिर्फ अपने शरीर पर एक छोटा सा कंबल ओढ़ कर रखते थे, कि उनका छोटा सा कंबल तो बार बार क्या है, सिर से नीचे खिसक जाता है, सिर से नीचे उतर जाता है। लेखक बताते हैं कि उस ठंड से वे कपकपा रहे थे, परंतु तारे की छाँव में भी जो बाल गोविंद भगत के माथे पर उनके गाने गाने के परिश्रम से आई पसीने की बिंदु जब तक चमक ही पड़ती थी, कि इतनी ठंड मर भी उनके क्या है, जब वो गाना गाते थे उनके पसीने आ जाते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो बाल गोविंद भगत हैं, वे संगीत से भरी शाम ना जाने कितनी उसम भरी शाम को ठंडक प्रदान करती थी। कि जब गर्मियों में भी क्या होती थी, गर्मियों में भी शाम के समय इतनी गर्मी रहती थी, लेकिन जब वो गीत गाते थे तो उससे क्या होता था, उससे एक ठंडक हो जाती थी।
लेखक बताते हैं कि वे अपने घर के आंगन में हर शाम को आसन जमाकर संगीत गुनगुनाने के लिए बैठ जाया करते थे। लेखक बताते हैं कि वो क्या है, बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन पर शाम को आसन पे बैठकर तब भी क्या करते रहते थे, गीत गाते रहते थे। गांव के कुछ लोग तो उनके संगीत को पसंद करते थे, वे भी हर शाम को बाल गोविंद भगत के घर के आंगन में जुटा जाया करते थे कि जो लोग उनके गाने को, उनके संगीत को पसंद करते थे, वे भी बाल गोविंद भगत के पास आंगन में बैठ जाया करते थे। धीरे धीरे उन लोगों का मन उनके तर पर हावी हो जाता और लेखक बताते हैं कि सब होते होते एक क्षण है वो कैसा होता, ऐसा आता कि बीच में खचड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते और उनके साथ ही सबके तन और मन भी नाच उठने को होने लगते। कि गीत गाते गाते क्या होता, कई बार ऐसा होता कि वे अपने खचड़ी लेकर, अपना जो वो उनका बजाने का है खचड़ी है, उसको लेकर क्या करते, वो उठ जाते और उसको साथ साथ नाचने लगते। हर शाम को बाल गोविंद भगत का जो सारा आंगन है नृत्य और संगीत से भरा प्रतीत होता था। लेखक बताते हैं कि जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना है कितनी अधिक उन्नत है, इसका प्रमाण उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हो गया। इसका परिणाम कि लेखक जो बाल गोविंद भगत है, उनकी साधना, उनका जो संगीत है वो इतना है कि जब इसका परिणाम कब दिखता है कि जब उनके बेटे है, जो उनका निधन हो गया, मीन्स उनके बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेखक बताते हैं कि वे उनकी अकेली औलाद थी जिनको उन्होंने अधिक लाड़ प्यार से पाला था। कि उनका एक इकलौता बेटा था जिन्होंने क्या, उनको बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उनका वह बेटा कुछ सुस्त और नासमझ सा था, परंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़े क्या होते हैं, कम अकल या नासमझ होते हैं, वे दूसरों की निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। कि जिनकी थोड़ी नासमझ होती है, वो इतने मैच्योर नहीं होते, उनको ही ज़्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए। लेखक आगे यह भी बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने बड़ी ही इच्छा के साथ अपने उस बेटे की शादी कराई थी और उन्हें उनकी बहू बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली थी। उनको बहुत ही क्या थी, वो जो उनकी बेटे की बहू थी वो बहुत ही सौभाग्यवान थी और बहुत ही सुशील, बहुत ही शरीफ थी। उनके घर को पूरी तरह से अपने प्रबंध में लेकर बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से मुक्त कर दिया कि वो उसके घर को इस तरह से संभाल रही थी कि उसको कुछ भी देखना नहीं पड़ता। उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत मिली थी, परंतु लेखक बताते हैं कि भले ही कोई आपके जिंदा होने पर आपकी खबर भी ना ले, परंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही लेती है। कि बाल गोविंद भगत को उनके जिंदा रहने पर उनकी इतनी खबर नहीं थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको क्या किया, उनको अपनी ओर, कि किसी की मृत्यु होती है तो उनको अपनी ओर खींच ही लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक और बाकी सभी ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। जिज्ञासावश लेखक भी उनके घर गया, लेकिन जो कुछ लेखक ने वहां पर देखा उसे देखकर लेखक क्या है, वो दंग रह गया, मीन्स हैरान रह गया। कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आंगन पर एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल जिनको वे हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे की लाश पर बिखरा दिए थे। उस पर फूल और तुलसी के पत्ते भी थे और क्या किया हुआ है, सिराने के पास एक चिराग मीन्स एक दिया भी जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। उस घर में पुत्र की पत्नी रो रही है, जैसे गांव की स्त्रियां क्या कर रही हैं, उसको बार बार चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन परंतु जो बाल गोविंद भगत है वो क्या है, अपने गीत ही गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी अपने पुत्र की पत्नी के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं कि तुम रहो नहीं लेकिन उत्सव मनाओ। अपनी बहू को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और आत्मा परमात्मा का क्या हुआ, मेल हो गया है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यह बात सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं बेटे की मौत के कारण वे पागल तो नहीं हो गए, परंतु नहीं,
परंतु नहीं, जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, कि मृत्यु पर जो क्या हमेशा जीत पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष है, और मोक्ष के प्रति आत्मा का अंतिम लक्ष्य है कि जब जब मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यही हमारा क्या है कि सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से कभी भय नहीं सकता। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे के अंतिम कर्मों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उन्हें उनके बेटे को आग भी क्या किसने दी, उनके बेटे को आग भी उनकी बहू ने ही दिलाई। फिर क्या है, किंतु जैसे ही पितरों अथवा मृत व्यक्तियों के किए जाना वाला धार्मिक कर्मकांड, पिंडदान, अन्नदान आदि का समय पूरा हुआ, जब सब सारी क्रियाकर्म जो पूरी हुई, वैसे ही अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसको क्या कर दिया, उसके साथ कर दिया और यह आदेश दिया कि तुम क्या कर लो, दूसरी शादी कर लेना। किंतु उनकी बहू रो रो कर कहती है कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में कौन बाल गोविंद भगत के लिए भोजन बनाएगा, यदि कभी बीमार पड़े तो कौन उनको एक चुल्लू पानी भी देगा। अर्थात उनकी बहू जानती थी कि अगर वह चली गई तो जो बाल गोविंद भगत है वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो वह बाल गोविंद भगत के पैर पड़ती रहती है कि वह उनके अपने चरणों से अलग ना करे। लेकिन जो भगत का निर्णय अटल था, वो बिल्कुल अपने अटल निर्णय पर थे। उन्होंने अपनी बहस का अंत रख करते हुए कहा कि वह चली जाए, नहीं तो वह इसे घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो अब इस बात के आगे बेचारी ही क्या चलती। कहने का तात्पर्य यह है कि ना चाहते हुए भी बाल गोविंद भगत की बहू उनको बुढ़ापे में अकेले छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको जाने के लिए बोला। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के मुताबिक हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। उनकी स्नान पर उनकी आस्था नहीं होती थी, किंतु साधु संतों से मिलने और जगहों को देखने पर होती थी। कि स्नान करने में उनका इतना मन नहीं होता कि वहाँ पर जो साधु लोग थे उनको मिलने से होता था। अर्थात जो बाल गोविंद भगत को घूमना फिरना पसंद था, वे पैदल ही जाते थे। उनके घर से करीब 30 कोस दूर क्या थी, 30 कोस दूर पर गंगा थी। लेखक कहते हैं कि साधु को किसी का सहारा लेखक का क्या हक है, लेने का क्या हक है, क्योंकि और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इसलिए इसी सोच के कारण जो बाल गोविंद भगत है घर से खाकर चलते तो फिर घर ही आकर लौट कर खाते थे, कि वो बीच में किसी से भी कुछ भी खाना भिक्षा नहीं मांगते थे। रास्ते पर वो अपनी खजड़ी बजाते गाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में ही वह बड़ी मस्ती करते। अब बुढ़ापा क्या है, वो पहले ही 60 वर्ष के थे, तो अब बुढ़ापा जरूर आ गया, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। परंतु लेखक बताते हैं कि अंतिम बार जब वे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब लास्ट टाइम वो अपने घर लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु अपने रोज के कामों को तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों समय गीत गुनगुनाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। किंतु अब दिन प्रतिदिन कमजोर और क्षीण होने लगते थे। उनकी तबीयत प्रतिदिन क्या होने लगती, उनकी तबीयत को देखते हुए लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वो हंसकर क्या करते, उनकी बात को टाल देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के आखिरी दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई तागा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ सा लग रहा था, क्योंकि उनको क्या था, वो बहुत ही बीमार हो चुके थे। सुबह में लोग ने जब गीत नहीं सुना तब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका मांस, त्वचा आदि से ढके हुए शरीर की हड्डियां को ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, जब लोगों को गीत सुनाई नहीं दिया तो बाल गोविंद भगत की क्या हो गई, जब उन्होंने देखा तो कि उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत बीमार पड़ गए थे, उनकी उम्र भी बहुत हो गई थी। ठीक है, तो ये थी बाल गोविंद भगत की समरी। आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।